हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था मैं पोल साइंस का फर्स्ट चैप्टर आज लेके आऊँगा। तो अभी मैं पोल साइंस का आपको फर्स्ट चैप्टर समझाने वाला हूँ। इसमें क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, पहला चैप्टर है हमारा शीत युद्ध का दो। अब शीत युद्ध है क्या, बेसिकली पहले एक बार ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। देखिए, शीत युद्ध है 1945 के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध की का अंत हो गया तो उसके बाद विश्व में केवल दो महाशक्तियां बची, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। सोवियत संघ जो कि आज रूस है, रूस उसका एक भाग है। सोवियत संघ को आप ऐसा कह सकते हैं कि एशिया के और यूरोप के 15 देश एक साथ मिलके उन्होंने वार्सा संधि के जरिए एक काफी बड़ा एरिया जो है एक राष्ट्र के रूप में घोषित किया था, तो उसे हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। 1990 में इसका विघटन हो गया। लेकिन अभी जब तक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तब तक हम उसकी जगह रूस बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। कुछ बच्चे पेपर में रूस लिख देते हैं शॉर्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा ये गलत है। हम उसकी जगह सोवियत संघ शब्द का प्रयोग करेंगे। तो 1945 के बाद यहाँ पे दो महाशक्तियां बची पूरे विश्व में केवल, और जिसमें से मैंने बताया एक हमारे पास है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी है सोवियत संघ। तो ये टॉपिक इस पूरे चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो मुश्किल ही कोई ऐसा टॉपिक होगा जो इनसे बाहर पेपर में पूछा जाता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मार्क के अकॉर्डिंग क्या वैल्यूएबल है और क्या नहीं है। तो हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? क्यूबा मिसाइल संकट में जब अमेरिका और सोवियत संघ, मैं यहां लिख देता हूं याद रखने के लिए, सोवियत संघ और अमेरिका, इन दोनों में थोड़ा विचारधारा का अंतर था। सोवियत संघ जो है कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रेरित था और अमेरिका एडम स्मिथ की। अब ये दोनों की विचारधाराएं क्या थी? शुरुआत से ही सोवियत संघ के जो विचारक थे कार्ल मार्क्स, उनका मानना था कि समाजवादी व्यवस्था आर्थिक रूप से सबसे अच्छी व्यवस्था है। तो उन्होंने इसीलिए सोवियत संघ में वहां के जो सोवियत संघ के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे व्लादिमीर लेनिन ने कार्ल मार्क्स की विचारधारा को अपनाते हुए सोवियत संघ में साम्यवाद स्थापित कर दिया। इसके बिल्कुल विपरीत अमेरिका ने एडम स्मिथ की विचारधारा को अपनाया और वहां पूंजीवाद स्थापित कर दिया। अगर हम समाजवाद की बात करें तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब किसी देश में सारी चीजें सरकारी होती हैं, वहां पे सरकार शिक्षा, चिकित्सा, भूमि, बड़े बड़े संसाधन, औद्योगिक क्षेत्र सब पे अपना नियंत्रण रखती हैं, इसका मतलब होता है साम्यवाद। मतलब जैसे हमारे देश में आप देखते होंगे कि कुछ चीजें सरकारी हैं, कुछ चीजें प्राइवेट हैं। स्कूल, हॉस्पिटल ये प्राइवेट भी आपको मिल जाएंगे और सरकारी भी मिल जाएंगे। लेकिन जो साम्यवादी देश होते हैं उसमें आपको सभी चीजें, जितने भी संसाधन होती हैं, जितनी भी सेवाएं होती हैं, वस्तुएं होती हैं, सभी सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। अमेरिका बिल्कुल इसके विपरीत है। इसमें क्या होता है कि अमेरिका में सारी चीजें आपको प्राइवेट मिलने वाली हैं। वहां कोई भी चीज जो है वो सरकारी नहीं होती, सरकार के अंडर नहीं होती, बल्कि इसमें निजी स्वामित्व होता है। इसको बोलते हैं निजी स्वामित्व। तो ऐसे ही इन दोनों की इस विचारधारा के विरोध में दो गुट बने, दो ध्रुवीयता, विश्व का आरंभ 1945 से दो गुट बनने लगे वहां। और पहले को कहा गया पूंजीवादी खेमा और दूसरे को कहा गया साम्यवादी खेमा। पूंजीवादी खेमे का नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया गया और साम्यवादी खेमे का नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया गया। तो क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? क्यूबा एक छोटा सा देश है जो कि नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के पास एक द्वीपीय देश है। तो वहां के जो नेता हैं उन्हें चिंता सताने लगी कि अमेरिका उन पर आक्रमण कर देगा और आक्रमण करने के बाद जो है उन्हें अपने पूंजीवादी खेमे में मिला लेगा। लेकिन सोवियत संघ ने उनकी सहायता के लिए वहां पे मिसाइलें तैनात कर दी, क्यूबा देश में मिसाइलें तैनात कर दी, जिसके कारण पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका सोवियत संघ के सीधे सीधे निशाने पर आ गया। और सीधे सीधे निशाने पर आने से अमेरिका को ये डर सताने लगा कि सोवियत संघ शायद जो है उस पर आक्रमण करने वाला है। तो इसी चीज से बचने के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन से एक संधि कर ली और ब्रिटेन से संधि करके अपनी नौसेना को आगे करके जितने भी सोवियत संघ के जहाज थे, जंगी बेड़े थे, जलयान, उन सबको जो है
इसमें अटलांटिक महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर में रोक लिया, और रोकने के बाद उनसे एक शर्त रखी कि या तो वे वापस लौट जाएं या फिर वो उन्हें आगे नहीं जाने देंगे। तो ऐसा एक उस टाइम, ये बातें हैं 1962 की, तो 1962 में पूरी दुनिया में ऐसा लगा कि अब तो शीत युद्ध जो है होकर ही रहेगा, और आखिरकार अगर शीत युद्ध हो जाता तो शायद ये पूरी दुनिया के विनाश का कारण बनता। तो इसलिए पूरी दुनिया कहीं ना कहीं भयभीत थी इस चीज को लेकर कि अगर इन दोनों महाशक्तियों के बीच एक विश्व युद्ध हुआ तो शायद दुनिया का 80% भाग समाप्त हो जाएगा। तो ये है हमारा क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि क्यूबा एक देश है, उसमें सोवियत संघ ने अपने हथियार मिसाइलें तैनात कर दी थी, जिससे अमेरिका के लिए खतरा बढ़ गया, और अमेरिका ने वहां उनके जहाजों को रोक दिया, और दोनों देश जो है एक तनावपूर्ण स्थिति में आ गए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम क्यूबा मिसाइल संकट। दूसरा पॉइंट हमारा दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ये मैं अभी बता चुका हूं आपको कि दो ध्रुवीय विश्व क्या है। दो ध्रुवीय, देखिए ध्रुव होते हैं छोर, टुकड़े। इसका मतलब है कि जब दो देश दो अलग अलग विचारधाराओं से और विरोधी विचारधाराओं से जो है वो चल रहे थे, और उनमें अलग अलग विरोधी विचारधाराएं थी, तो इसके कारण आधा विश्व एक और हो गया और आधा विश्व एक और हो गया। तो इसलिए पूरा विश्व दो भागों में बट गया। इसी को हम बोलते हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। और दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ में दो बड़े बड़े संगठन बने, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है वार्सा पैक्ट और नाटो। ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। बात आती है शीत युद्ध के दायरे क्या थे। देखो, दायरों का मतलब होता है कि शीत युद्ध के दौरान कभी कभी ऐसी घटनाएं घटी जिस टाइम पे सोवियत संघ और अमेरिका की सेना सीधे सीधे आपस में सामने ना आकर दूसरे देशों में जाकर सामने आई। जैसे कि जब वो अफगानिस्तान पे अटैक कर रहे थे, तो उस दौरान भी क्या हुआ, इन्होंने सोवियत संघ ने वहां पे आक्रमण किया और अमेरिका ने अफगानिस्तान का साथ दिया, तो वहां पे काफी सैनिक मरे, अमेरिका के भी सोवियत संघ के भी। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई। ऐसे ही हुआ कांगो में, इसके अलावा कंबोडिया में, और इसके अलावा वियतनाम में भी ऐसे ही हुआ। जब ये सेनाएं अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने आई, छोटी मोटी झड़पें इनके बीच हुई, इसी को हम बोलते हैं शीत युद्ध के दायरे। महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ संबंध। अब देखिए, महाशक्तियां जो थी ये छोटे देशों के साथ संबंध क्यों बनाती थी, इसका क्या कारण था। तो महाशक्तियां जो दो हैं, अमेरिका और सोवियत संघ, ये छोटे देशों से इनको क्या मतलब था, ये उनके साथ संगठन क्यों बनाती थी। तो इसका कारण है कि जो महाशक्तियां छोटे देशों के साथ संबंध बनाती थी, इससे उन्हें संसाधन प्राप्त होते थे, जैसे कोयला, लोहा, ये संसाधन मिलते थे। दूसरा, उन्हें युद्ध के लिए जो है अधिक भूमि का भाग मिल जाता था। तीसरा, उन्हें जो है अधिक उनकी विचारधारा का प्रसार होता था, और छोटे देशों में वे अपने सैनिक ठिकाने बना सकते थे। छोटे देशों में सैनिक ठिकाने बना सकते थे, वहां पे संसाधन वो वहां से यूज कर सकते थे। इसके अलावा वे जासूसी का भी कार्य करते थे, छोटे देशों को जो है एक दूसरे की खबर पहुंचाने के लिए भी वो लगाते रहते थे। तो ये है महाशक्तियों को जरूरत क्यों पड़ती थी कि वो छोटे देशों के साथ संगठन या गठबंधन बनाए। नाटो क्या है, 1949 में उत्तरी अमेरिका ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। 1949 में बना। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसमें जब अमेरिका सोवियत संघ से काफी डरा हुआ था, तो उस दौरान क्या हुआ, उसने 11 देशों के साथ मिलकर, 11 अन्य देश मिले, टोटल 12 हो गए अमेरिका को मिला के, इनके साथ मिलकर उसने एक संगठन बनाया। और इस संगठन की शर्तें ये थी कि अगर सोवियत संघ या कोई अन्य देश इन 12 देशों में से किसी एक देश पर आक्रमण करेगा, तो ये सभी देश मिलकर उसका प्रतिकार करेंगे, उसके खिलाफ आक्रमण कर देंगे। तो ये था नाटो की शर्तें ध्यान रखिएगा। ये तब था जब अगर कोई देश 12 देशों में से किसी भी एक देश पर आक्रमण करता है, तो ऐसी स्थिति में सभी नाटो के 12 देश मिलकर उससे बदला, मतलब कि उसके खिलाफ युद्ध करेंगे। अब वार्सा पैक्ट क्या है, वार्सा समझौता भी इसको बोलते हैं, वार्सा संधि बोलते हैं। 1955 में होने वाली ये संधि थी। जैसे नाटो संगठन बना 1945 में, ये उत्तरी अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया। इसी प्रकार सोवियत संघ ने भी 15 देशों के साथ, 14 देश अलग से लिए और 15 वो खुद था, तो कुल 15 देशों के साथ मिलकर ये समझौता किया 1955 में कि अगर हमारे ऊपर कोई भी आक्रमण करता है किसी एक देश के ऊपर, तो हम इसका सभी साथ मिलकर उसके खिलाफ युद्ध करेंगे। लेकिन नाटो में और वार्सा समझौते में एक अंतर था।
नाटो केवल एक राजनीतिक और सैनिक समझौता था, लेकिन वार्सा समझौता राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक तीनों प्रकार का समझौता था। या आप ऐसा कह सकते हैं कि नाटो जो समझौता था वो केवल सैनिक समझौता था, उसमें आप राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे एक दूसरे देश में, उसमें आप जो है इकोनॉमिकल इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसमें आप जो है मतलब केवल अगर युद्ध होता तब वो समझौता काम करता। लेकिन वार्सा पैक्ट में वो सभी देशों ने अपनी सीमाएं हटा दी, सभी देशों में एक ही सरकार लागू हो गई, उन्होंने एक ही मुद्रा जारी कर दी पूरे 15 के 15 देशों में, तो 15 देशों ने मिलकर लगभग एक राष्ट्र का निर्माण कर लिया। तो इसको हम बोलते हैं वार्सा पैक्ट, वार्सा समझौता। पॉइंट नंबर 7, एलटीबीटी क्या थी? देखिए एलटीबीटी हुई थी 1963 में। एलटीबीटी का मतलब है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी का मतलब है यहाँ पे परमाणुओं का जो परीक्षण होता था उसको लिमिटेड करना था। तो इसके लिए अमेरिका और सोवियत संघ में हस्ताक्षर हुए थे और ये लागू भी हुई थी 1963 से। और इस संधि के अनुसार क्या शर्तें तय हुई थी, सिंपली समझिएगा। इसमें उन्होंने किया था कि आप जो सभी के क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र जो इन पे सभी का अधिकार है, वैश्विक संपदाएं, आप उनमें परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। जैसे समुद्र, जैसे वायुमंडल, जैसे अंतरिक्ष, जैसे चंद्रमा, आप इनके लिए कोई भी परीक्षण आप नहीं कर सकते क्योंकि ये वैश्विक संपदाएं हैं। आप अपने पर्सनल एरिया में परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। तो ये था एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। नेक्स्ट पॉइंट है एनपीटी। एनपीटी का मतलब है नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी का मतलब है परमाणु अप्रसार संधि, और इस संधि को किया गया था 1970 में। 1970 में हुई ये संधि ऐसी थी कि इसके दौरान ये निर्धारित हुआ कि जितने देशों के पास परमाणु बम हैं या परमाणु हथियार हैं, केवल उन्हीं के पास परमाणु हथियार रहे, और जो परमाणु संपन्न देश हैं वे अन्य देशों को अपने परमाणु हथियार ना तो बेचे और ना ही उन्हें तकनीकी बेचे। तो ये जो ट्रीटी हुई थी ये 1970 में हुई थी 3 देशों के बीच, ब्रिटेन, अमेरिका एंड रशिया, बोलते सोवियत संघ। 9th पॉइंट हमारा साल्ट फर्स्ट। साल्ट फर्स्ट क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। 1972 में होने वाली ये संधि, इसमें क्या किया था? इसमें प्रयत्न किया गया था कि जितने अस्त्र आप बना चुके हैं, परमाणु अस्त्र, आप उनसे अधिक निर्माण ना करें, और क्योंकि जितने अस्त्र हमारे बनाए जाएंगे वो कभी ना कभी युद्धों में प्रयोग किए जाएंगे। तो इसके जरिए ये कोशिश की गई थी कि परमाणु अस्त्र के बनाने पर कहीं ना कहीं सीमा एक उनकी निर्धारित कर दी जाए। सेम साल्ट 2 हुआ, और साल्ट 2 में भी यही बात अधिक देशों में निर्धारित हुई, और 1979 में ट्रीटी हुई। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टार्ट। स्टार्ट समझौता था कि जितने देशों के पास परमाणु संपन्न हथियार हैं केवल उन्हीं के ही पास रहें, अब ये अन्य देशों के पास नहीं जाने चाहिए, और देशों को ये अधिकार दिया भी नहीं गया। अगर कोई भी देश परमाणु अस्त्र बनाने का प्रयत्न करेगा तो उसका प्रतिकार करेंगे सभी देश मिलकर। ये ट्रीटी हुई थी 1991 में, और इसका सेकेंड जो पार्ट सम्मेलन हुआ वो 1993 में हुआ था। फाइनली इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके 99% चांसेस रहते हैं इस पूरे चैप्टर में से, ये मान लीजिए अगर मैं पूरे चैप्टर में से कोई एक पॉइंट लूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये क्या था? 1970 के दशक की शुरुआत में होने वाला है समझौता, पूरे विश्व के लिए, आज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपसे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नव अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए, नव अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, या फिर आपसे पूछेगा अंकटाड सम्मेलन पर प्रकाश डालिए, या वो आपसे पूछ सकता है कि विकासशील देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे का वर्णन कीजिए, या अफ्रीका और एशिया के देशों में आर्थिक परिवर्तन लाने वाले मुद्दे का वर्णन कीजिए। ये कई प्रकार से पूछा जाएगा। तो अगर इकोनॉमिकली आपसे पूछा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे कि कुछ नया क्या हुआ है, तो आप अंकटाड के बारे में ही जिक्र करेंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चैप्टर कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया। अब अंकटाड के बारे में बताने वाला हूं। अंकटाड क्या था? 1970 में यूएनओ में एक सम्मेलन हुआ, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये थी सभी देशों की एक वार्ता थी जो कि करनी थी उन्हें ट्रेड और डेवलपमेंट के बारे में, व्यापार और विकास के बारे में। इसमें क्या हुआ? इसमें एक रिपोर्ट तैयार की गई थी
एशियाई और अफ्रीकी देशों के द्वारा। एशियाई और अफ्रीकी देशों ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसका नाम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट में अफ्रीकी देशों ने कुछ मांगे रखी थी, कुछ शर्तें रखी थी, जो कि यूएनओ में प्रस्तुत की गई 1971 में। वो शर्तें क्या थी, याद रखिएगा। फर्स्ट, कि जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनके अपने आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण हो, उनका स्वयं का स्वामित्व हो। दूसरी शर्त यह थी कि सभी अविकसित देशों को यह अनुमति दी जाए कि वे अपने संसाधनों को ले जाकर विकसित देशों में बेच सके, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। जो विकसित देश हैं जिन्होंने तकनीकों की खोज कर ली है, वे अपनी तकनीकें अविकसित देशों को उपलब्ध कराएं। एंड फोर्थ पॉइंट इसका ये था कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन चाहे कोई भी हो, उसमें अविकसित या विकासशील देशों की भूमिका भी बढ़े। तो ये अंकटाड है, आप अंकटाड के बारे में लिखेंगे तो ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु जरूर लिखेंगे। बात करते हैं गुटनिरपेक्षता की। गुटनिरपेक्षता एक ऐसी नीति होती है जिसमें अगर कहीं पे भी गुटबाजी है, बोले तो 2 गुटों में या 3 गुटों में कोई चीज बटी हुई है, ऐसी विचारधारा जिसमें आप किसी एक का पक्ष नहीं लेते लेकिन इस मामले में इंटरफेयर जरूर करते हैं। भारत ने ऐसा ही किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति को गुटनिरपेक्षता की नीति कहते हैं। जब शीत युद्ध का दौर था तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, किसी भी एक देश का पक्ष नहीं लिया, इन्होंने दोनों देशों को युद्ध करने से रोका। क्यूबा मिसाइल संकट में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। इसके अलावा जो है भारत और शीत युद्ध में भी आप ये गुटनिरपेक्षता का मुद्दा रख सकते हैं। गुटनिरपेक्षता जो है इसकी स्थापना होती है बेलग्रेड सम्मेलन में। अब बेलग्रेड सम्मेलन में 5 देश शामिल थे। 5 देशों में इंडोनेशिया, घाना, मिस्र, भारत और यूगोस्लाविया, ये 5 देश इसमें शामिल थे। और इन 5 देशों के जो नेता थे बड़े, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, वो सभी ने बेलग्रेड सम्मेलन किया 1961 में और गुटनिरपेक्षता की नींव रखी। अर्थात तीसरे विकल्प दुनिया को दे दिया कि आप ना तो पूंजीवाद की ओर जाओ, ना आप साम्यवाद की ओर जाओ, आप जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था भी अपना सकते हैं। तो फाइनली बेसिक जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया, अगर आप ये रिकवर कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट चैप्टर में अभी आपका कोई मुद्दा ऐसा है नहीं है कुछ भी आपको, तो अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, टेक केयर। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस पे पूरा सिलेबस आपको पढ़ाने वाला हूं। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उनको जो है क्लियर करूंगा। ठीक है, थैंक यू।